अरियो सुमन, सुना है तेरी बिटिया का ब्याह तय हो गया। शहर के सबसे बड़े आदमी के यहाँ। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। खुश रहेगी तेरी छोरी वहाँ। हाँ साहब, भोले बाबा का आशीर्वाद है हमारी छोरी के ऊपर। बड़ी मेहरबानी है, यशवंत जी ने हमारी छोरी को पसंद किया है अपने अनुराग के लिए। अच्छा अच्छा, तेरी छोरी है कहाँ? मुझे भी मिला उससे। राशि को आशीष दे दूं। खुश रहे अपने सासरे में, खूब तरक्की करे उसका होने वाला पति अनुराग। मुनीब जी राशि को आवाज लगाते हुए, कहाँ है रे राशि, जरा इधर तो आ। काका से आशीष न लेगी क्या हमारी छोरी? राशि की शादी तय हो गई थी, अब उसे लाज आती थी सबके समक्ष, इसीलिए वह किसी से ज्यादा मिलती न थी। राशि धीरे से किवाड़ खोली और वहीं से बाहर झांकती हुई, हाँ काका राम राम, और सुनावा। अरे छोरी, तेरा ब्याह तय हो गया, अब इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी हमारे लिए। चल छोरी, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा मिठाई लेकर तेरे लिए। मुनीम जी वहां से चले गए। राशि की माँ बहुत खुश थी, उसके भाग्य खुल गए थे। उसकी छोरी को इतना अच्छा सासरा जो मिल गया था, ऐसा लगता था मानो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पूरा हो गया। राशि के बापू की खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। राशि अपनी गांव की सखियों के संघाट जाती, अपने होने वाले पति के लिए ये करूंगी वो करूंगी अपनी सखियों को बताती। सारी सखियां मुंह दबा दबा कर हंसती, ये सोचकर कि इसे लाज ना आती क्या, कैसे सबके सामने अपने पति की बात करती है बार बार। राशि की एक सखी हंसते हंसते बोल पड़ी, क्यों रे राशि, तू तो अपने पति की सारी बात हमसे ही कर रही, अपने पति से ना करेगी क्या? इतना बोलकर सारी सखियां हंसने लगी। राशि, अरे पगली, मैं अपने मन की बात अभी किससे करूं, तू ही बोल। घर पर माई बापू जिनके सामने ला जाती है, और यहाँ तुम सब हो तो बोल दे रही हूँ। चल अच्छा, अब ज्यादा टांग खिंचाई ना कर मेरी, नहीं तो एक कान के नीचे लगाऊंगी। पानी भरकर सब घर लौट रही थी। लौटते समय सारी लड़कियों की एक तेज आती गाड़ी से टक्कर हुई। राशि, शहरी बाबू, तुमको दिखाई न देता क्या? कोई भी बीच रास्ते से जा रहा हो तो तुम उसे टक्कर मार दोगे। राशि की सखियों ने भी खूब शहरी बाबू को सुनाया। शहरी बाबू चुपचाप खड़ा होकर राशि की बातें सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। ओ शहरी बाबू, सुनाई न देता क्या? हम लड़कियां कब से तुमको बोल रही है, पर लगता है या तो तुमको सुनाई ना देता या फिर तुम हम सबको पागल समझते हो। देखो ये हमारा गांव है, तुम्हारा शहर नहीं कि बिना देखे कहीं भी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। शहरी बाबू मन ही मन राशि के ख्यालों में खो गया और वहीं खड़ा रहा। राशि अपनी सखियों के साथ घर वापस जा चुकी थी। शहरी बाबू अभी भी वहीं खड़े थे। गांव का एक व्यक्ति उसके नजदीक आया और कहा, भाई क्या हुआ, तुम इतनी कड़ी धूप में यहाँ क्या कर रहे हो? शहरी बाबू, कुछ नहीं भाई, बस कुछ सोच रहा था, जा रहा हूँ। शहरी बाबू मुस्कुराते हुए वहां से अपनी गाड़ी लेकर चले गए। व्यक्ति को समझ न आया कि वह क्यों इतनी देर से वहां रुका रहा, वह भी इतनी धूप में। शहरी बाबू को धूप का तनिक भी एहसास न हुआ। शहरी बाबू गांव किसी काम से आए थे। इत्तेफाक से शहरी बाबू की गाड़ी बिगड़ गई। जब गांव से शहर की तरफ वह जा रहा था, उसने मिस्त्री को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, पर गांव होने की वजह से उसे कोई मिस्त्री न मिला। अब रात भी हो रही थी, उसके पास कोई चारा न था गांव में रुकने के सिवा। गांव में किसी को नहीं जानता था। उसने एक भले आदमी से सहायता मांगी। वह भला आदमी वही मुनीम जी थे। मुनीम जी ने शहरी बाबू की सहायता की। उन्होंने शहरी बाबू को रात को रुकने की अनुमति दी। शहरी बाबू से मुनीम जी ने अपने गांव की छोरी राशि के ब्याह की बात बड़े गर्व से उससे साझा की। उसे बताया कि शहर के बहुत बड़े आदमी के साथ उनके गांव की एक छोरी का ब्याह तय हुआ है। बहुत खुशी की बात है। गांव के व्यक्तियों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। सभी बहुत खुश थे। शहरी बाबू ने यह पूछना जरूरी न समझा
कि उनके गांव की छोरी का ब्याह किस व्यक्ति से हो रहा है, और ना ये जानना जरूरी समझा कि वह छोरी कौन है। शहरी बाबू भी खुश हुए। रात गुजर चुकी थी, सुबह का सूरज निकल चुका था। शहरी बाबू किसी तरह अपनी गाड़ी ठीक करने का इंतजाम किए गांव से बाहर निकलने की तैयारी में थे। मुनीम जी का उसने शुक्रिया अदा किया। शहरी बाबू अब निकल चुके थे। इत्तेफाक से फिर राशि उसकी गाड़ी के आगे आ गई। इस बार उसका गुस्सा काबू में न था। बहुत खरी खोटी सुनाई उसने शहरी बाबू को। शहरी बाबू ने क्षमा याचना की और वहां से चलते बने। शहरी बाबू को लगा था कि अगर इस बार उसने उसे कोई जवाब ना दिया तो वह कहीं उल्टा मुझे मारने पीटने ना लगे। शहरी बाबू शहर की ओर रवाना हो गए। राशि अपने होने वाले पति के लिए उनका स्वेटर अपने हाथों से तैयार कर रही थी। उसने सोच कर रखा था कि जब उसके पति की उससे पहली मुलाकात होगी तो वह भेंट के तौर पर अनुराग को अपने हाथ से बनाया हुआ स्वेटर देगी। राशि ने अभी तक अपने होने वाले पति अनुराग को नहीं देखा था, क्योंकि अनुराग राशि का ब्याह अनुराग के पिता तय करने आए थे। अनुराग को कोई ऐतराज न था अपने पिता के फैसले से। वह अपने पिता पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि अनुराग का पिता यशवंत जी उसके पिता के साथ साथ एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। अनुराग ने कभी अपनी होने वाली पत्नी को ना देखा था। अनुराग अपने दफ्तर के किसी काम में व्यस्त था। उसी वक्त उसका दोस्त आया, अभय। और यार, कैसा है तू? तेरा काम कैसा चल रहा है? अनुराग, सब ठीक चल रहा है, तुम बताओ। आजकल तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या काम कर रहे हो आजकल? अभय, मैं विदेश में फर्नीचर का काम करता हूँ, काम अच्छा चल रहा है। अनुराग, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और तुम्हारा भाई? सब अच्छे हैं। ये बताओ, तुम शादी कब कर रहे हो? मैंने सुना था तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। हाँ, पापा ने एक लड़की पसंद की है मेरे लिए। उसका नाम है राशि। भाभी से कब मिलवा रहे हो अनुराग? यार अभय, अभी मैं खुद नहीं मिला हूँ अपनी होने वाली पत्नी से, तो तुझे कैसे मिलवाऊं? और ना ही अभी तक देखा हूँ। कैसा लड़का है तू? तूने अपनी होने वाली पत्नी को देखा तक नहीं? मुझे जरूरत नहीं फिलहाल उसे देखने की। पापा ने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। अभय, चलो कोई बात नहीं, पर शादी से पहले एक बार मिल लेना अपनी होने वाली पत्नी से, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, तू बता, तू शादी कब कर रहा है? पता नहीं यार, मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर हाँ, शादी तो मैं उसी लड़की से करूँगा जिससे मैं 2 बार टकरा चुका हूँ। क्या बोल रहे हो यार? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ ना आई। कुछ नहीं, चल बाद में बताता हूँ। अभय उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था जिससे वह टकराया था गांव में, और अनुराग से उसने ये बात भी बोल दी, पर अनुराग को कुछ समझ न आया। अनुराग अचंभे में था कि अभय कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। वह तो लड़कियों के आसपास भी रहना पसंद नहीं करता था। यशवंत जी अनुराग के पास आए। बेटा, तुमको मेरी पसंद पर भरोसा तो है ना? अनुराग, हाँ पापा, पर आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? यशवंत जी, आज के आधुनिक समय में सभी पुरुषों को आधुनिक पत्नी की चाह होती है। मैंने तुम्हारे लिए आधुनिक तो नहीं, पर एक अच्छी पत्नी ढूंढी है। पापा, आपने आज तक जो भी मेरे लिए किया मेरे भले के लिए ही किया। अनुराग ने यशवंत को विश्वास दिला दिया, परंतु यशवंत मन ही मन यह सोच रहा था कि कहीं उसका यह कदम उसके बेटे का जीवन खराब तो नहीं कर देगा। अनुराग एक आधुनिक जीवन का होनहार बिजनेसमैन है, पर हृदय से अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है। अनुराग की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। अनुराग ने चाहा कि वह एक बार अपनी होने वाली पत्नी से शादी से पहले मिले। राशि से मिलने अनुराग उसके गांव गया, पर उसकी मुलाकात राशि से ना हो पाई। राशि अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। अनुराग राशि के माता पिता से मिलकर अपने शहर चला गया। राशि अपने रिश्तेदार के घर से 2-4 दिन बाद वापस आती है। राशि की माँ बहुत उत्सुक थी राशि को यह बताने के लिए कि दामाद जी घर आए थे।
सुमन राशि की माँ, छोरी थारे होने वाले पति आए थे तुझसे मिलने, पर तू तो घर पर ही ना थी। का बोल रही है तू माँ? अनुराग जी घर आए थे? हाँ री पगली, राशि तो हम का करी, तू मिल ली ना, सब हालचाल ठीक है ना? सुमन जी, चल अब मुझसे लजा मत, मुझे पता है कि तू भी अनुराग से मिलना चाहती थी। राशि, हम काहे मिली? राशि इतना बोलकर शर्माते शर्माते वहां से अपने कमरे में चली गई। राशि भी मिलना चाहती थी अनुराग से। राशि को बड़ा दुख हुआ कि काहे वह गांव से बाहर रिश्तेदार के घर चली गई थी। उसे रोना भी आ रहा था। राशि ने खुद को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, अब तो शादी होने ही वाली है। अनुराग से सब्र का फल मीठा होता है। अनुराग राशि की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। निमंत्रण पत्र भी सभी रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों सभी को भिजवाए जा चुके हैं। शादी की रौनक अनुराग के घर पर हर तरफ देखने को मिलती है। अनुराग के माता पिता इस शादी से बहुत खुश हैं। दो वजह थी। पहला तो अनुराग उनका इकलौता और लाडला बेटा था, और दूसरी तरफ किसी की सबसे प्यारी अमानत है, जिसे यशवंत जी और सुनैना जी ने अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया था। शायद इसीलिए वह यशवंत जी और सुनैना जी के इतने करीब है, पर यह राज आज तक अनुराग से छुपा हुआ है। शायद इसलिए कि अनुराग यह सब बर्दाश्त ना कर पाए, या फिर अनुराग के असली माता पिता के वचन से बंधे हुए हैं यशवंत जी और सुनैना जी। अनुराग का दोस्त अभय भी उत्सुक था अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। सारी तैयारियां कर चुका था अभय। बारात में क्या पहनना है, विदाई में क्या पहनना है, सारी रस्में भी धूमधाम से हुई। शादी से एक रात पहले अभय बातों ही बातों में उस गांव वाली लड़की के ख्यालों में खो गया। उसने यह एहसास किया कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। उसने तय किया कि अनुराग की शादी के बाद वह अपनी शादी की बात उसी गांव की लड़की से चलाएगा। लड़की के माता पिता से उस लड़की का हाथ मांगेगा जिसे वह ठीक से जानता भी नहीं। बस उसको देखते ही उसे उससे प्यार हो गया था। रात काफी हो चुकी थी, सभी सो चुके थे। अभय को अचानक से बेचैनी सी महसूस हुई। उसने सोने का प्रयास किया पर उसे नींद न आई। अभय को ऐसा आभास हो रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा विनाश होने वाला है उसके जीवन में। अभय ने सोने का प्रयास किया। आधी रात बीत चुकी थी। अभय को नींद आई, वह सो गया। सोते हुए उसने एक सपना देखा जिसमें उस गांव वाली लड़की की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हो रही थी। सुबह के 4 बज चुके थे। अचानक अभय की नींद खुलती है। वह घबरा जाता है। उसे ख्याल आता है कि जो उसने सपना देखा वह तो सुबह का सपना था, और लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच हो जाता है। अभय बहुत घबराया हुआ था। आज अनुराग की शादी का दिन था। जो अभय कल तक बहुत खुश था, आज उसके चेहरे पर कोई चमक न थी। उसने निर्णय लिया कि इससे पहले देर हो जाए वह आज सुबह ही उस लड़की से शादी की बात करने जाएगा। वह गांव जाने के लिए तैयार हो गया था लगभग, परंतु शादी वाले दिन ही विदेश से बहुत जरूरी फोन आता है। अभय को इमीडिएटली विदेश जाना पड़ा, जिसकी वजह से वह गांव नहीं जा पाया और न ही अनुराग की शादी में शामिल हो सका। विदेश जाने से पहले अभय ने अपनी असहाय स्थिति अनुराग को बताई। अनुराग ने अभय को समझाया कि वह महज उसका एक सपना था, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। चिंता मत करो, सुबह का देखा हुआ सपना हर बार सच हो यह जरूरी नहीं। भगवान पर विश्वास रखो। तुम विदेश जाओ, तुम शादी में नहीं रहोगे, इसका मुझे दुख रहेगा, पर तुम जिस कार्य के लिए विदेश जा रहे हो उसमें सफल होकर वापस आना। अनुराग की सारी बातें सुनकर थोड़ा शांत हुआ, पर उसे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे तैसे अभय विदेश चला जाता है। शाम हो चुकी थी। अनुराग की बारात राशि के घर रवाना हो गई थी। राशि के गांव में बारात का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। राशि दुल्हन के जोड़े में सजी हुई बैठी है। घूंघट इतना बड़ा मानो पूरा लहंगा उसी के अंदर छिपा है। सुमन जी से इंतजार ही नहीं हो रहा था। सुमन जी, सुनो जी, बारात कब तक आएगी? सुमन के पति केशव, अरे सुमन, सब्र कर, आ जाई, अब हमसे रहा ना जात है, अपने दामाद को देखे की जल्दी है। चल झूठी,
दामाद से ज्यादा तो समधी का इंतजार होई। सुमन जी, अरे नाही, का बोलत हो तुम? अरे मजाक करत रहे हम। दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि बारात द्वार पर आ गई। सारा गांव अपनी छत से दूल्हे राजा की एक झलक के लिए बेचैन था। दूल्हे राजा शहरे में थे तो कैसे भला कोई मुखड़ा देख पाता दूल्हे का। गांव की एक बिटिया अपनी माँ से, माई दूल्हे राजा घूंघट माँ का आए है। घूंघट माँ तो दुल्हन रहत है ना। बिटिया की माई, अरे नाही छोरी, आज के दिन दूल्हा भी घूंघट में रहत है जबे तक विदाई ना हो जाई। दूल्हे का चेहरा सहरे से ढका था। सुमन जी ने दूल्हे का स्वागत कर सभी बारातियों को भीतर आने का आग्रह किया। राशि के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। खुद के ब्याह का बेसब्री से इंतजार था। सुमन जी अंदर आकर राशि को मंडप पर ले जाती है। राशि का ब्याह पूरे समाज के सामने रीति रिवाजों से संपन्न होता है। राशि अपने ससुराल डोली में बैठकर रवाना हुई। ससुराल में गृह प्रवेश हुआ। बहू का स्वागत हुआ। बहू अपने कमरे में अपने पति अनुराग का इंतजार कर रही थी। कमरे में अनुराग आता है और पहली बार अपनी पत्नी का चांद सा चेहरा देखता है। राशि भी पहली बार अपने पति का चेहरा देखती है। राशि ने अपना तोहफा अपने पति के समक्ष पेश किया। अनुराग को उसका बनाया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। अगली सुबह राशि अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। अपने ससुराल में पहला दिन वह यादगार बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने ससुराल वालों के लिए कुछ खास पेशकश की। राशि ने अपने ससुराल वालों के लिए अपने हाथों से स्वाद से भरपूर भोजन बनाया। राशि का ससुराल में पहला दिन बहुत अच्छा रहा। 1-2 दिन के अंतराल में राशि को उसके गांव के लिए भेज दिए। अभय विदेश से अपना कार्य पूरा करके लौटता है। वह खुश था अनुराग की शादी से। अपनी भाभी से मिलने अनुराग के घर पहुंचता है। अभय, यार अनुराग बधाई हो, भाभी जी कहाँ हैं, हमें भी उनसे मिलवाए। तुमने देर कर दी आने में, अब तो उनके गांव की रस्म के बाद ही भाभी से मिल पाओगे। क्यों भाई? रस्म है, निभानी तो पड़ेगी ही। अभय, अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं उस लड़की के गांव होकर आता हूँ जिससे मुझे शादी की बात करनी है। अनुराग, हाँ जाओ भाई, अब तुम्हारी शादी में मुझे नाचना भी तो है। जल्दी से मेरी भाभी को ढूंढ कर लाओ। अभय, हाँ मैं चलता हूँ। अनुराग, अच्छा ये बताओ किस गांव की लड़की है वो? अभय, कमलपुर। अनुराग, अरे भाई यहाँ तो मेरा भी ससुराल है। अबे अच्छा, किस घर में? अनुराग, केशव जी के घर में। अभय वहां से सीधा गांव के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते भर वह यही सोचता है कि वह उस लड़की को ढूंढेगा कैसे। उसके पास उसकी कोई निशानी भी नहीं। गांव की उसी सड़क पर अभय जा पहुंचता है जहां वह उस लड़की से पहली बार टकराया था। अभय को एक उपाय सूझता है लड़की को खोजने का। वह लड़की का उसी जगह खड़ा होकर इंतजार करता है, वह सोचकर कि शायद आज भी वह घड़ा लेकर घाट की तरफ आएगी जिससे वह उसे वही रास्ते पर मिल जाएगी। अभय करीबन शाम के 4 बजे तक वहीं खड़ा रहकर इंतजार करता रहा, पर वहां से कोई भी लड़की ना गुजरी। अभय का धैर्य टूट रहा था, उदास हो रहा था। उसने निर्णय लिया कि कुछ समय और वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। कुछ समय बाद वहां कुछ लड़कियां आती है घड़ा लेकर। अभय उन लड़कियों में उस लड़की को खोजने लगता है जिससे वह प्यार करता है। वह लड़की उन लड़कियों के बीच न दिखी। अन्य लड़कियों को देखकर अभय को याद आता है कि यह सब तो उसी लड़की की सखियां हैं जो उस दिन उसके साथ थी। अभय ने उन लड़कियों का रास्ता रोका। लड़कियों ने कहा, अरे तुम फिर से आ गए हमारा रास्ता रोकने। वह शहरी बाबू अभय ही था। अभय ने उन लड़कियों से उस लड़की के बारे में पूछा। लड़कियां समझ ना पाई कि यह किसकी बात कर रहा है। अभय ने धैर्य से फिर से विस्तार से पूछा। एक लड़की ने बताया कि उस लड़की का तो ब्याह हो गया। यह सब सुनते ही अभय को झटका लगता है। अभय अंदर से टूट जाता है। लड़कियों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अभय दुखी होकर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लड़कियां, ठीक है हम चलती हैं। अभय, रुको।
लड़कियां, बोलो। अभय, लड़की का घर कहाँ है? लड़कियों ने उसके घर का पता बताया। अभय, उसका नाम क्या है? लड़कियां, राशि। अभय राशि का नाम सुनते ही दंग रह जाता है। लड़कियां वहां से चली जाती है। अभय को कुछ समझ ना आया, ये सब कैसे हो गया। खुद में ही बोलता रहा, मैंने जिस लड़की से प्यार किया उस लड़की की शादी मेरे ही दोस्त से हो गई। अभय वहीं बैठा रोता रहा। शाम हो चुकी थी। मुनीम जी का सामना अभय से होता है। अभय को ऐसी हालत में देखकर मुनीम जी उसे अपने घर लेकर आते हैं। उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं। अबे सारी बातें बताता है। मुनीम जी भी दुखी हुए उसके लिए। मुनीम जी, छोरी का नाम का है सैरी बाबू? राशि। जी, राशि। मुनीम जी, ये बात तो साची ही है कि राशि का ब्याह हो गया, पर हाँ, ये जरूरी तो नहीं कि पूरे गांव में राशि नाम की एक ही छोरी हो। अबे को अभी तक लग रहा था कि राशि की शादी अनुराग से हुई है, पर अब उसे मुनीम जी की बातों से लग रहा था कि कोई दूसरी राशि होगी जिसकी शादी अनुराग से हुई होगी। अगले ही पल अभय राशि के बारे में पूछता है कि उसकी शादी किस आदमी से हुई है। मुनीम जी बताते हैं, राशि की शादी अनुराग से हुई है, शहर के सबसे बड़े आदमी के यहाँ। अभय इतना सब सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसे यह यकीन हो चुका था कि जिस राशि से वह प्रेम करता है उसी की शादी अनुराग से हुई है। अभय खुद को ऐसा महसूस कर रहा था। अभय ने कभी किसी लड़की को आज तक न देखा था। जिसे उसने देखा, प्यार किया, उसकी शादी उसी के साथ दोस्त से हो गई। अभय शहर की तरफ रवाना हो जाता है। राशि की सखिया उसे शहरी बाबू के विषय में बताती है कि वह उसके बारे में पूछ रहा था। आज राशि की विदाई थी। राशि के विदाई के लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस बार राशि को अपना पीहर छोड़कर सासरे जाने में दुख हो रहा था। शायद इसलिए कि वह अब पता नहीं कितने दिनों बाद अपने माता पिता से मिलेगी। राशि, माई तुझे छोड़ के जाने का दिल नहीं करत है। अरे छोरी, ससुराल तो जाए का पड़ी। अब तेरा घर वही है। अब तुझे उस घर की गृहस्थी संभालनी है और अपने पीहर का नाम रोशन करना है। राशि, माई अनुराग जी का यहीं बुला ले, मैं न जाऊंगी। अरे छोरी, कैसन बात करत है तू। चल अच्छा, तैयार हो जा, दामाद जी आवत हुई। सुमन जी अपनी बेटी राशि को समझा कर वहां से चली जाती है। राशि किसी तरह किस हिम्मत जुटाकर अपना 16 श्रृंगार करके ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। अनुराग अपने माता पिता के साथ राशि को लिवाने अपने ससुराल की ओर रवाना हो रहा था। बस तेरी थी तो अभय की। अनुराग चाहता था कि उसके साथ अभय भी उसके ससुराल जाए, पर वह कुछ दिनों के लिए शहर से दूर कहीं शांति की तलाश में नदी के किनारे चला जाता है। अभय ने अनुराग को यह नहीं बताया कि वह किस दुख से जूझ रहा है। अभय अनुराग का सामना नहीं करना चाहता था, मानो उससे अपनी नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। अनुराग अभय पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा था। अनुराग को यह एहसास तो हो गया था कि अभय किसी तकलीफ में है। अनुराग ने विचार किया कि वह राशि को लिवाने के बाद अभय से बात करेगा। अनुराग अब कमलपुर की ओर रवाना हो चुका है। अनुराग का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। अनुराग की खातिरदारी हुई। राशि की सखिया वही अनुराग के पास बैठकर गपशप कर रही थी। एक ने कहा, राशि को तो अब बहुत बड़े बड़े लोग जानने लगे हैं, जैसे अब उस शहरी बाबू को ही देख लो। राशि के विषय में कितनी व्याकुलता से पूछ रहा था। दूसरी ने कहा, हमारी राशि है इतनी खूबसूरत कि लड़के उसके बारे में पूछते हैं। अनुराग सारी बातें सुन रहा था, पर उसे यह तनिक भी अच्छा ना लगा कि उसकी पत्नी के बारे में कोई बाहर का व्यक्ति कोई टिप्पणी करे। अनुराग को गुस्सा आया, पर उसने अपने पर काबू किया। राशि ससुराल को विदा हो गई। अनुराग ने राशि से जानने की कोशिश की कि उसकी सखिया किस लड़के की बातें कर रही थी। राशि, हमारे गांव में 1 महीना पहले कोई शहरी बाबू आया था। हम सभी सखिया घाट पर जा रही थी और रास्ते भर सामने से आया और टक्कर मार दिया था, तो मैंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। शायद इसीलिए मेरी सखिया बोल रही होगी लड़के के बारे में। अनुराग ने राशि की बात मान ली। वे दोनों अपनी नई जिंदगी का शुभारंभ किए।
एक दिन अनुराग अभय के पास गया उसका हाल जानने। अनुराग को देखते ही अभय ने फिर से नजर चुरा ली। अनुराग भाई तुम बहुत दुखी हो, अगर चाहो तो मुझे बता सकते हो अपने दुख का कारण। अभय कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। मैं ठीक हूँ, पर तुमने अपनी भाभी के बारे में नहीं पूछा। अभी तक तो बहुत उत्सुक थे अपनी भाभी से मिलने को, अब अचानक क्या हुआ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आओ घर घूम आओ, माँ भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हाँ आऊँगा माँ जी से मिलने। अभय ने किसी तरह खुद को अनुराग के सामने रोक कर रखा था। यह बिल्कुल नहीं जताने दिया कि उसे क्या कष्ट है। अभय अब कभी भी अनुराग के घर नहीं जाना चाहता था। अभय को तकलीफ होती थी राशि को देखकर। एक दिन अचानक अभय को अनुराग के घर जाना पड़ा। वहां उसका सामना राशि से एक बार फिर हुआ। राशि अपनी सुध में चली जा रही थी और वही अभय भी बिना आगे देखे घर के अंदर चला जा रहा था। राशि अभय की फिर से टक्कर हुई। राशि को फिर से गुस्सा आता है कि शहरी बाबू यहाँ कैसे आ गया। राशि तुम यहाँ कैसे। अभय उसे एकटक देखता रह गया, कुछ नहीं कहा उसने। राशि ओ शहरी बाबू, तुम सच में गूंगे हो का। अभय कुछ नहीं। अभय राशि का टकराना अनुराग ने अपनी आंखों से देखा। उसने दोनों की वार्तालाप भी सुनी। अनुराग आश्चर्यचकित था कि राशि उसके मित्र को पहले से कैसे जानती है। अनुराग अभय राशि के नजदीक जाता है। राशि से सवाल करता है कि तुम अभय को कैसे जानती हो। राशि अनुराग जी, ये वही शहरी बाबू है जो मुझसे टकराया था मेरे गांव में, पर लगता है शायद इसे बोलने में कोई परेशानी होती है। अच्छा, पर उसे आप भी जानते हैं, यह कौन है। अनुराग, यह मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। राशि ने अभय से क्षमा याचना की अपने इस रूखे बर्ताव के लिए। राशि अभय को घर के भीतर बुलाती है, उसकी मेहमान नवाजी करती है। अनुराग अभय एक दूसरे से बात करते हैं। अभय को समझ नहीं आ रहा था कि वह राशि को देखकर खुश हो या दुखी। कुछ समय बाद राशि को याद आता है कि उसकी सखिया बता रही थी कि शहरी बाबू उसके बारे में पूछ रहा था। राशि को आश्चर्य हुआ कि अनुराग जी का दोस्त उसके विषय में क्यों पूछ रहा था। राशि ने निर्णय लिया कि वह उससे खुद जाकर पूछेगी, पर बाद में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी दौरान अभय उसे अचानक से देखने लगा था। राशि को अजीब लगा कि वह उसे क्यों देख रहा है। राशि ने सोचा कि वह जान कर रहेगी कि आखिर अभय के मन में क्या चल रहा है। चेहरे पर चिंता, मन में कई सवाल लिए राशि अपने कमरे की ओर जाती है। अनुराग की माँ सुनैना जी, बहू क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो। राशि, कहीं नहीं माँ जी, बस यूं ही कुछ विचार कर रही थी। सुनैना जी, अच्छा कोई बात नहीं, चल रसोई घर, तुझसे कुछ बातें करनी है। बातें करते करते कुछ काम भी कर लेंगे और हाथों हाथ काम भी निपट जाएगा। वैसे भी अब तू इस घर की बहू है तो तुझे ही इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। जी माँ जी, चलिए रसोई घर चलते हैं। सुनैना जी अपनी बहू को अपने साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसे रसोई घर ले जाती हैं। वह चाहती है कि वह अपनी बहू से घुले मिले, उसकी पसंद नापसंद सबका ध्यान वह खुद रखे। उसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखना चाहती है। सुनैना जी, राशि बहू कुछ अपने विषय में बता, जैसे तेरा मायका। मायके की याद तो तुझे बहुत आती होगी ना। राशि, हाँ माँ जी याद आती है, पर मुझे आपके जैसी सास मिली इसलिए कम याद आती है। तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। कभी कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ हो तो बेझिझक आकर मुझसे कहना। राशि, अरे नहीं माँ जी, आपके रहते हुए मुझे क्या दुख तकलीफ हो सकती है। सुनैना जी, बहू मेरे अनुराग का अच्छे से ख्याल रखना, आने वाली पूरी जिंदगी उसका साथ देना। वह बहुत भोला मासूम है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। सुनैना जी ने अपने दिल की सारी बात राशि के समक्ष रख दी। राशि को अपनी माँ जैसी सास मिल गई, वह भी बहुत खुश थी। राशि बातों ही बातों में अभय के विषय में सुनैना जी से पूछ बैठी। सुनैना जी ने बताया कि अभय अनुराग का सगा भाई जैसा दोस्त है।
भाई जैसा क्या, समझ लो कि भाई ही है। बहुत जमती है दोनों की आपस में। राशि अभी भी दुविधा में थी कि आखिर बात क्या है। अभय उसे इस तरह से क्यों देख रहा था। उसे शक हुआ कि कहीं अभय की नीयत खराब तो नहीं उसे लेकर, पर वे बिना किसी प्रमाण के अभय पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकती थी। वह सत्य की तलाश में अभय पर अपनी नजर रखती थी, ताकि उसे उसकी नीयत का पता चल जाए, या फिर कोई दूसरी परेशानी हो तो वह भी पता चल जाए। अभय अंदर ही अंदर कूद रहा था। किसी से वह अपनी दुविधा नहीं बता सकता था, खासकर अपने दोस्त अनुराग से। राशि को पाने से पहले ही अभय ने राशि को खो दिया था। इसी पीड़ा में वह इतना कमजोर पड़ चुका था कि उसका आत्मविश्वास भी टूट चुका था। एक शाम वह शराब खाना गया। उसका मानसिक संतुलन ठीक न था। उसने शराब का सेवन किया और वहीं बैठे बैठे अपने मन की सारी पीड़ा खुलकर सभी के सामने बताना शुरू कर दिया। वहीं से उसका एक भाई चिराग गुजर रहा था। उसने देखा कि अभय शराब के नशे में धुत पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। चिराग ने उसको सहारा दिया और उसे अपने घर वापस लेकर आया। उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। चिराग ने उसकी सारी बातों पर गौर किया। उसे यह विश्वास तो हो गया था कि वह किसी लड़की से प्यार करने लगा है, उसके बिना बहुत व्याकुल है। चिराग यह सब विचार कर ही रहा था कि उसी वक्त अभय को होश आ जाता है। चिराग उससे पूछता है कि उसकी स्थिति के बारे में। चिराग भैया, क्या हाल बना रखा है आपने, क्या हुआ आपको। अभय कुछ नहीं। चिराग भैया, अब आप मुझसे कुछ छुपाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। अभय बेबस होकर रोने लगता है। वह बहुत तकलीफ में था। अभय, चिराग क्या बताऊं भाई, पहली बार जीवन में मैंने किसी युवती से प्रेम किया। वह मुझे इस जीवन में ना मिल सकी। शायद मैंने कुछ पाप किया होगा अपने पूर्व जन्म में, उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। चिराग, उस युवती को यह बात पता है कि आप उससे प्यार करते हैं। अभय, नहीं, उसे कुछ नहीं पता। मैं उसे कुछ बता पाता उससे पहले ही उसकी शादी अनुराग से हो गई। अनुराग भैया से? हाँ, मैं उसे यह बात बताने ही जा रहा था कि मुझे इमीडिएटली विदेश जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने प्रेम के विषय में राशि को ना बता सका। अभय अपने दिल का सारा हाल चिराग को बता देता है। चिराग एक भाई होने के नाते अपने भाई को इस कष्ट में ना देख सकता था। चिराग को क्रोध आया कि अनुराग ने उसका प्यार छीन लिया। उसी वक्त चिराग ने यह निर्णय किया कि अनुराग से वह इसका बदला लेकर ही रहेगा। चिराग ने खुद अनुराग के खिलाफ एक योजना बनाई और अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चिराग ने अनुराग को अपने घर बुलाया, ताकि वह अनुराग का अपहरण करवा सके। अनुराग को चिराग का फोन आया। अनुराग, और चिराग, कैसे हो तुम, कैसे फोन किया। भैया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, कृपया करके आप अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाइए। अनुराग, पर हुआ क्या, तुम घबराए हुए क्यों हो, जल्दी आ जाइए भैया। इतना कहकर चिराग ने फोन काट दिया और बस अनुराग के आने का इंतजार कर रहा था। अनुराग, राशि से मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। पर आप जा कहाँ रहे हैं। चिराग मुसीबत में है, उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। राशि, चिराग कौन है। अनुराग, अभय का कजिन भाई। राशि, ठीक है जाइए, पर अपना ध्यान रखना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अनुराग इतना कहकर वहां से चला जाता है, पर राशि को अब तनिक भी अच्छा ना लग रहा था। उसे घबराहट सी हो रही थी। राशि को अभय पर शक हुआ कि हो ना हो वही बहाना बनाकर अनुराग जी को बुलाया होगा चिराग के माध्यम से। पर क्यों, इसका जवाब राशि के पास न था। उसे एक पल के लिए यह लगा कि उसे राशि से बदला लेना होगा उसके असभ्य बर्ताव के लिए। राशि को महसूस हुआ कि वह खुद की वजह से अनुराग जी को मुसीबत में डाल दी, पर दूसरी तरफ उसे यह भी लगा कि उसकी नीयत कुछ ठीक न थी। राशि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपनी बेचैनी के बारे में सुनैना जी को बताती है। सुनैना जी राशि की दिलासा देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। अनुराग चिराग के घर पहुंचता है। उसे वहां कोई नहीं दिखता। अनुराग चिंतित होता है चिराग के लिए। अनुराग चिराग को आवाज लगाता है, पर उसे वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देती।
अनुराग जैसे ही इधर उधर घूमकर देखता है, कुछ गुंडे आते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। हाथों में रस्सी, मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे किसी अजनबी जगह ले जाते हैं। अनुराग को समझ न आया कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है और क्यों। अनुराग को अभी भी चिराग की चिंता हो रही थी कि वह भी मेरी तरह मुसीबत से जूझ रहा होगा, पर अनुराग को क्या पता था कि उसको बंदी बनाने के पीछे चिराग का ही हाथ था। राशि का जी घबरा रहा था। सुबह से शाम हो चली थी, पर अनुराग का कोई अता पता न था। वह घबराई हुई सुनैना जी के पास है पुनः जाती है। अब सुनैना जी भी परेशान हो रही थी। सुनैना जी ने यशवंत जी को फोन किया और तुरंत उनको घर बुला लिया। यशवंत जी ने राशि से पूछा कि क्या बताकर अनुराग घर से गया था। राशि ने जवाब दिया कि अनुराग जी चिराग की सहायता करने उसके घर जा रही है बोलकर गए थे। यशवंत जी को चिराग का व्यवहार पहले से ही रास न आता था, पर यशवंत जी ने सोचा शायद चिराग सच में मुसीबत में हो। यशवंत जी उसी वक्त चिराग के घर गए, पर उन्हें वहां कोई दिखाई न दिया। यशवंत जी भी चिंतित हुए। यशवंत जी खाली हाथ घर वापस आए। यशवंत जी को अकेले आता देख राशि और ज्यादा घबरा जाती है। राशि को लगता था कि यह सब अभय ने ही करवाया होगा। राशि भागकर अपने कमरे में जाती है, अभय को फोन लगाती है। राशि, अभय तुम अनुराग जी को जहाँ भी लेकर गए हो, कृपया करके उन्हें छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, उसकी सजा तुम अनुराग जी को मत दो। अभय को कुछ समझ नहीं आता कि राशि उससे क्या कह रही है और क्या कहना चाहती है। अभय, राशि है तुम क्या बोल रही हो? अनुराग कहाँ है? वह ठीक तो है ना? देखो अभय, तुम भोले मत बनो। मुझे पता है कि तुमने ही अनुराग जी का अपहरण करवाया है चिराग के जरिए। क्या अपहरण? अनुराग का अपहरण? तुम अनजान क्यों बन रहे हो अभय? मैंने तुमसे सही से बर्ताव नहीं किया था, उसी का बदला तुम अनुराग जी से ले रहे हो। कृपया करके ऐसा ना करो। तुम चिराग से बोलकर अनुराग जी को छुड़वा दो। तुम्हें जो भी बदला लेना है मुझसे ले लो, पर अनुराग जी को जल्दी से छोड़ दो। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अभय राशि की सारी बातें सुनता रहा। अभय ने विचार किया कि चिराग ने ऐसा क्यों किया। वह भी अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि चिराग ने अनुराग का अपहरण करवा दिया, और अनुराग के अपहरण का जिम्मेदार राशि मुझे क्यों समझ रही है। अभय उसी वक्त चिराग के घर जाता है, पर उसे चिराग वहां नहीं मिलता। अभय चिराग को हर वो जगह ढूंढने का प्रयास करता है जहां जहां वह जा सकता है, पर अभय चिराग को ढूंढने में असफल रहा। किसी तरह अभय चिराग को फोन लगाने में सफल हो जाता है। अभय, चिराग, ये सब क्या है? तुमने अनुराग का अपहरण किया है। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं अनुराग को उसके किए की सजा देकर ही रहूंगा। पर उसने किया है? आपसे आपका प्यार छीना है उस अनुराग ने। अभय गुस्से में, तुझसे किसने कहा कि उसने मेरा प्यार छीना है? चिराग भैया, आपका यह दुख मैं नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अनुराग को सबक सिखाकर ही रहूंगा। अभय, पागल हो क्या? उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना ही उसने मेरा प्यार मुझसे छीना है। मेरी किस्मत में राशि का प्यार नहीं लिखा था, उसमें अनुराग का क्या दोष? चिराग, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। चिराग अभय को नहीं बताता कि वह किस जगह अनुराग को रखा है। अभय पुलिस की मदद लेता है। पुलिस की मदद से अभय चिराग तक पहुंचता है। अभय सही समय पर अनुराग के पास पहुंच जाता है। अभय चिराग को वहीं पर खींचकर 2-4 थप्पड़ लगाता है। अनुराग को यह समझ नहीं आता कि चिराग ने ऐसा क्यों किया। अनुराग चिराग से जानने की कोशिश करता है कि उसने यह सब क्यों किया। अनुराग, तूने मेरे भाई का प्यार उससे छीना है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो चिराग अभी तक अनुराग को भैया से संबोधित करता था, आज वह तू संबोधित करके बात कर रहा है। मैंने अभय का प्यार छीना। तुम कहना क्या चाहते हो चिराग? तूने जानबूझकर राशि से शादी की ताकि अभय की शादी उससे ना हो सके। अनुराग को झटका लगा। अभय चिराग से कहता है, तू कैसा भाई है रे? तुझे अनुराग के साथ यह सब नहीं करना चाहिए था। पहले जान तो लेता कि आखिर बात क्या है। अनुराग अभय से सारी बातें खुलकर पूछा। यह सब क्या है अभय? तुम राशि से प्रेम करते हो? हाँ यार, करता था, पर अब वह तुम्हारी अमानत है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसके बारे में, और ना ही कभी राशि ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मुझे नहीं पता था कि जिस लड़की से मैं प्यार कर बैठा
उसी से तुम्हारी शादी होने जा रही है। और रही बात राशि की, तो उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। उसे यह तक नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अनुराग, सारी मेरी गलती है। मुझे राशि से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अभय, गलती तुम्हारी नहीं है। उसकी शादी तुमसे पहले ही तय हो चुकी थी और इस बात का पता मुझे ना था। तुम्हें याद है ना, जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं गांव में एक लड़की से टकराया था। वह वही लड़की राशि थी जिसे अनजाने में उसी पल उससे मैं प्रेम कर बैठा। अनुराग, मुझे माफ कर दो, पर कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। मुझे राशि से पहले मिलना चाहिए था। अभय, उससे क्या होता? वह खुद मेरे प्रेम से अनजान थी। अब मैं उससे प्रेम नहीं करता। अनुराग, मुझे माफ कर दो। अनुराग को अभय घर लेकर पहुंचता है। अनुराग के मन में राशि को लेकर बहुत उथल पुथल मची थी। मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, मानो एक ही झटके ने उसका जीवन बदल गया हो। अनुराग सोचता है कि उसकी शादी उसके माता पिता की पसंद और मर्जी से हुई है, जिससे उसे कोई ऐतराज न था। पर अनजाने में ही सही, पर किसी का प्यार उसके हाथों छिन गया। अनुराग को यह बात पूरे रास्ते खाई जा रही थी। वह घर नहीं जाना चाहता था, परंतु अभय खुद उसे घर लेकर आया। घर के अंदर अनुराग कदम रखता है। उसी समय अभय भी घर के अंदर कदम रखता है, पर उसे राशि अंदर आने से रोक देती है। ठहर जाओ नहीं, अंदर आने की कोशिश भी मत करना। तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पति का अपहरण करवाया। छी, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि तुम अनुराग जी के भाई जैसे मित्र हो। तुमने एक बार भी ना सोचा होगा यहाँ अनुराग जी के बिना माँ बापू जी का क्या हाल हो रहा होगा। राशि ने अपने दिल की सारी भड़ास अभय के ऊपर निकाल दी। अभय चुपचाप देहरी के बाहर ही खड़ा होकर सारी बातें सुनता रहा। अनुराग, तुम उसे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो? राशि, आप नहीं जानते, अनुराग ने आपको बंदी बनाया था चिराग के माध्यम से। अनुराग, ये तुम क्या कह रही हो? अनुराग मेरा दोस्त है, वह ऐसा क्यों करेगा? राशि, मैंने अभय से अच्छे से बर्ताव नहीं किया, इसीलिए इसने यह किया। अनुराग, तुमको गलतफहमी हो रही है। अभय ने मुझे बंदी नहीं बनाया था, बल्कि मुझे गुंडों से छुड़ा कर लाया है। मेरी जान बचाई है इसने। राशि, क्या? तो फिर आपको किसने बंदी बनाया और क्यों? क्या वजह थी? अनुराग अचानक से शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सारी बातें वह राशि को कैसे बताए। चिराग ने मुझे बंदी बनाया था, पर आप तो उसी की सहायता करने गए थे, तो उसने आपको बंदी क्यों बनाया? अनुराग चुप रहा। राशि ने दोबारा सवाल किया। अनुराग ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैंने अभय का प्यार उससे छीन लिया। अभय, ये क्या बोल रहे हो भाई? राशि, आपने अभय का प्यार छीना, पर कैसे? कौन है वह युवती जिसको आपने अभय से अलग किया? अनुराग इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, पर उसे जवाब देना पड़ा। वह युवती तुम हो। राशि यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती है। क्या? अनुराग, हाँ, अभय तुमसे प्यार कर बैठा था जब वह तुमसे पहली दफा मिला था, पर उसे यह नहीं पता था कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, वह भी उसी के दोस्त अनुराग के साथ। राशि, पर मुझे अभय ने यह सब नहीं बताया। अनुराग, अभय ये सब मुझे भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अब वह हम दोनों की शादीशुदा जीवन में कोई बाधा नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वह चुप था और मुझसे नजरें भी न मिला पा रहा था। वह खुद को हम दोनों का दोषी समझ बैठा था कि वह तुमसे प्यार कैसे करने लगा। राशि का मन आत्मग्लानि से भर गया। उसने अनजाने में अभय को बहुत कुछ कह डाला। राशि को अपनी कही हुई बातों का दुख था। राशि ने अभय से माफी मांगी। राशि ने अभय को बहुत गलत समझा। उल्टा अभय ने अनुराग को गुंडों से छुड़ाकर उस पर उपकार किया था। अभय, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे विषय में बहुत गलत सोचा समझा। मुझे एक बार ऐसा एहसास हुआ था कि तुम्हारी नीयत खराब है मुझे लेकर,
पर मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे प्रेम कर बैठे। खैर, प्रेम पर किसी का वश नहीं चलता, प्रेम तो हो जाता है। पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जीवन की खुशी नहीं बन सकती। मेरा ब्याह अनुराग जी के साथ हुआ है और ईश्वर भी इसके साक्षी हैं। हमारा रिश्ता अब नहीं टूट सकता कभी भी। अभय, राशि, मुझे माफ कर देना, पर मेरी नीयत तुम्हें लेकर कभी खराब नहीं थी। हम दोनों प्रेमी तो नहीं, पर एक अच्छे मित्र तो बन ही सकते हैं ना। राशि, हाँ, क्यों नहीं। अभय, कभी भी तुम्हें अपने इस मित्र की आवश्यकता हो तो कृपया करके मुझे याद कर लेना। मैं चलता हूँ अब, नमस्ते। अभय यह सब कहकर वहां से चला जाता है। यशवंत जी और सुनैना जी अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशहाल तरह से जीना शुरू कर देते हैं। राशि और अनुराग के शादीशुदा जीवन में खुशियां आती हैं। राशि को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनुराग और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। यह खुशखबरी सुनकर राशि 3 महीने की प्रेग्नेंट है। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि अनुराग राशि के जीवन में एक नए तूफान का आगमन होता है। उन दोनों की जिंदगी कुछ नए रंगों से भरने ही वाले थे। बस कुछ महीनों की देरी थी। राशि का ख्याल उसके सासरे में उसकी सासू माँ सुनैना जी बहुत अच्छे से रखती थी। अनुराग भी अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने देता था। एक दिन राशि के माता पिता से मिलने उसके ससुराल आते हैं। राशि का मन खुशी से झूम उठता है। बहुत समय हो गया था अपने माता पिता से मिले। राशि, माई प्रणाम। तू यहाँ कैसी है तू? और बापूजी आप कैसे हैं? मैं तुम लोगों को याद कर ही रही थी और आप आ गए। सुमन जी, छोरी तेरी बहुत याद आ रही थी। म्हारे को मैंने तेरे बापू से जिद की कि मुझे हमारी छोरी से मिलाने के चलो। तेरे बापू तो बोले छोरी के ससुराल जाना अच्छा नहीं लागत। सुनैना जी, अरे सुमन बहन, अच्छा हुआ आप राशि से मिलने आ गई। राशि को भी काफी समय हो गया आपसे मिले हुए। यशवंत जी, केशव जी आइए, विराजमान हो जाए। केशव जी, अरे नहीं साहेब, छोरी के ससुराल में खड़ी है, वही हमारे लिए बहुत है। केशव जी पुराने विचारों के थे, इसीलिए उनको लगता था कि छोरी के ससुराल नहीं जाना चाहिए। यशवंत जी, अरे केशव जी बैठिए, अब वह जमाना ना रहा। आपकी बेटी का ससुराल भी आपका ही घर है। केशव जी और सुमन जी दोनों सोफे पर बैठ जाती है। सुनैना जी दोनों की खातिरदारी करती है, नाश्ता करवाती है। पर राशि के माता पिता नाश्ता तो दूर पानी भी नहीं पीते। सुनैना जी दोनों से गुजारिश करती है, पर वे दोनों नाश्ता नहीं करते। सुनैना जी दबाव नहीं बनाती। अब सुमन जी, राशि तुझे अपने माता पिता के साथ अपने पिहर जाने का मन है, जा सामान बांध ले, कुछ दिन घूमा। जी माँ जी। सुनैना की जी राशि को उसके मायके भेज देती है। यह सोचकर कि बहुत वक्त हो गया है, राशि अपने पिहर नहीं गई। सुनैना जी के कहने पर संध्या मायके चली जाती है। अनुराग भी राजी हो जाता है। सुमन जी और केशव जी राशि को लेकर गांव चले जाते हैं। राशि को अपने गांव में बहुत अच्छा लगता है। राशि के गांव में अब उसकी कोई सखी ना थी, क्योंकि सारी सखियों का भी ब्याह हो जाता है। बारिश का मौसम था, हर तरफ पानी ही पानी। राशि का पीहर वाला घर मिट्टी का बना था। बारिश के कारण आंगन की मिट्टी गीली थी, जिसकी वजह से जमीन फिसल रही थी। अभी बारिश थमी हुई थी, पर जमीन अभी भी गीली थी। आंगन में अच्छी हवा लग रही थी, इसलिए राशि आंगन में चारपाई पर बैठने के लिए कदम आगे बढ़ाती है। उसी दौरान राशि का पैर फिसलता है और वह पेट के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आ जाती है। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गंभीर चोट आ जाती है। राशि चीखी चिल्लाई। सुमन जी ने राशि को देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। जांच करने पर पता चला कि राशि का गर्भपात हो जाता है। राशि को तो अभी होश न था, पर उसकी माई सुमन जी का रो रो कर बुरा हाल था। सुमन जी को समझ नहीं आता कि वह यह खबर उसके ससुराल वालों को कैसे बताए, खासकर दामाद जी को।
केशव जी बाहर से घर आते हैं। उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। राशि को होश आता है। उसे अजीब सा लग रहा था। पेट में अजीब सा दर्द, मन में किसी अनहोनी का डर था। वह अपनी माई की तरफ देखती है। उसकी माई उसे रोते हुए दिखती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माई क्यों रो रही है। वह माई से पूछती है, क्या हुआ माई, तू क्यों रो रही है? और बापू भी रो रहे हैं, क्या हुआ तुम दोनों को? सुमन चुप रहती है और लगातार रोती जा रही थी। चारपाई के एक कोण को पकड़कर राशि का मन अब घबरा रहा था। उसे पेट में दर्द हो रहा था, पर उससे ज्यादा उसे यह दुख था कि उसके माई बापू क्यों रो रहे हैं। राशि जोर देकर पूछती है, पर कोई जवाब ना देता है। डॉक्टर, बेटी वो। राशि, वो का डॉक्टर, बोलो, मेरा मन बैठा जा रहा है। डॉक्टर, बेटी तेरा गर्भपात हो गया है। राशि अपना आपा खो बैठती है, चीखती है, चिल्लाती है, अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और अनुराग जी ने, सब सपने टूट गए हमारे। सुमन जी, छोरी, अभी मैंने तेरे ससुराल वालों को इसकी खबर नहीं दी। सब मेरी गलती है। मुझे तुझे यहाँ लाना ही ना चाहिए था। मेरी वजह से तेरी कोख उजड़ गई। मुझे माफ कर दे छोरी। राशि एक जगह बुत बनी बैठी रहती है। उसे कोई होश ही ना था, मानो उसके आंसू ही सूख गए हो। केशव जी यह खबर यशवंत जी को सुनाते हैं। सभी परेशान दुखी हो गए। अनुराग का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सभी लोग राशि के पीहर पहुंचते हैं। सभी दुख जताते हैं। सुनैना जी भी खुद को दोषी महसूस करती है कि उसने ही राशि को उसके पीहर भेजा था। सुनैना जी राशि और अनुराग से माफी मांगती है। अनुराग का मनोबल टूट गया था। खुद को असहाय सा महसूस करता है, पर कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी को संभालता है। उसे दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर एक साथ अपना सुख दुख बांट लेंगे। तुम चिंता ना करो राशि। राशि अनुराग से गले लगकर बहुत रोती है। सुनैना जी मन ही मन सोचती है कि उसने एक बार फिर अनुराग को दुख दिया है। वह उस दिन को याद करने लगती है जब अनुराग को जन्म उसकी मां उर्मिला देने वाली थी। सुनैना जी खुद को अपने बेटे बहू का अपराधी समझ बैठती है। वह सोचती है कि उसने ही राशि को उसके मायके भेजा था। अगर वह उसे मायके ना भेजती तो शायद आज यह दुर्घटना ना होती, पर होता वही है जो भगवान की मर्जी होती है। सुनैना जी को लगता है उसने अनुराग को जीवन भर सिर्फ दुख ही दिया है। हुआ यूं कि जब उर्मिला अनुराग को जन्म देने वाली थी, तभी एक दिन उर्मिला के साथ एक हादसा होता है और उस हादसे की जिम्मेदार सुनैना खुद को समझती है। सुनैना और उर्मिला दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। दोनों में बड़ा प्रेम रहता था। सुनैना जी कभी कभी उर्मिला जी से मिलने उसके घर भी जाती थी। उर्मिला का पति उर्मिला के गर्भवती होने के 4 महीने बाद ही किसी बीमारी से ग्रसित होने की वजह से उसका देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से उर्मिला जी के आगे पीछे उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। सुनैना उर्मिला के लिए हमदर्दी जताती है और उसे अपने घर ले आती है। उर्मिला सुनैना की बहुत आभारी होती है। उर्मिला के जीवन की सारी रौनक उसी दिन चली जाती है जब उसके पति का देहांत हो जाता है। उसके पास अब सिर्फ जीने की एक ही उम्मीद बचती है और वह है उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए। सुनैना उसका पूरी तरह से ख्याल रखती थी। सुनैना की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह उर्मिला के होने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश होती है। एक दिन उर्मिला टहल रही थी घर के भीतर और वहीं से सुनैना गुजर रही होती है। उसके हाथ में गर्म तेल था जिससे वह उर्मिला के पैरों में मालिश करने जाती है। उर्मिला आगे की ओर जाती है और उसी के पीछे सुनैना कटोरी में तेल लेकर आ जाती है। जैसे ही सुनैना उसके नजदीक आती है, वैसे ही उर्मिला पीछे पलटती है और सुनैना के हाथ से सारा तेल गिर जाता है। कुछ तेल सुनैना के हाथों पर भी गिर जाता है। उर्मिला के गर्भ का 8वां महीना चल रहा है। सुनैना के हाथ जो तेल गिरता है वह बहुत गर्म था, जो उर्मिला के पलटने से उसी के हाथ पर गिर जाता है और कुछ फर्श पर भी। उर्मिला उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है। उसी दौरान उसका पैर तेल पर पड़ जाता है और वह फर्श पर गिर जाती है।
सुनैना को अपने हाथ जलने का कोई कष्ट न था जितना कि उर्मिला के गिरने का। वह उर्मिला को पकड़ने की कोशिश करती है, पर उर्मिला उससे पहले ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उर्मिला को सुनैना तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर ने कहा हालत बहुत नाजुक है, दोनों को बचाना मुश्किल है। सुनैना के होश उड़ जाती है। यह सब सुनकर वह अंदर से कमजोर पड़ जाती है। तभी यशवंत जी अस्पताल आती है। डॉक्टर उन्हें उर्मिला की गंभीर अवस्था के बारे में बताती है। यह सारी बात उर्मिला के सामने हो रही थी, जिससे वह सारी बातें सुन लेती है। उर्मिला, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। सुनैना, पर उर्मिला, मैंने ये दुनिया देख ली है। अब मैं अपने प्यार की निशानी को नहीं मरने दे सकती। उसका इस दुनिया में आना मेरा और मेरे पति का सपना था। मुझे वह सपना पूरा करने दो। और अगर मैं मर गई भी तो तुम तो हो ही ना मेरे। बोलो, मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी ना? उर्मिला के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने सुनैना और यशवंत जी से वादा लिया। उर्मिला का बच्चा दुनिया में आता है और उर्मिला इस संसार से विदा हो जाती है। उर्मिला का बच्चा होता है जिसका नाम सुनैना अनुराग रखती है। सुनैना अनुराग की माँ के इस दुनिया में न होने का जिम्मेदार खुद को समझती है। आज तक वह खुद को इस जुर्म के लिए माफ ना कर पाई थी और आज फिर से उसे अनजाने में एक गलती हो गई। अनुराग का होने वाला बच्चा नहीं रहा। सुनैना जी अनुराग से माफी मांगती है। माँ, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी क्या गलती है इसमें? बेटा, मैंने आज तक तुझे सिर्फ दुख ही दिया है। अनुराग, क्या दुख दिया है तुमने माँ? तुम बहुत अच्छी माँ हो। तुम कैसे मुझे कोई दुख तकलीफ दे सकती हो? सुनैना जी उसकी असली माँ के विषय में बताती है। अनुराग को एक पल के लिए दुख तो हुआ, पर उसे कोई खास फर्क ना हुआ। अनुराग, माँ, मैंने अपने जीवन में शुरुआत से ही आपको देखा है, इसीलिए आप ही मेरी माँ है। और रही बात राशि की, तो वह भाग्य था दोनों का। इसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ना समझे। अनुराग अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आता है, अपनी पत्नी का ख्याल रखता है, उसे कभी एहसास नहीं होने देता कि वह किस दुख से जूझ रहे हैं। अनुराग राशि से कहता है, हम दोनों के जीवन की खुशी कोई छीन नहीं सकता। तुम देखना, एक दिन फिर से हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जीवन में सुख दुख आना स्वाभाविक है। हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेना चाहिए। अनुराग राशि के जीवन में फिर से खुशियां वापस लौट आती है। उनके घर में एक नन्हे युवराज का जन्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।